चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, इसके पहले के जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों की भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग अभी तक उन वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आप उनको देखकर और अपना रिज़ल्ट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। बच्चों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये प्रश्न है ये आपको स्क्रीन पर तो मिलेंगे लेकिन इनके जो उत्तर हैं उनको हम बोल कर लिखाएंगे, इसलिए आप एक रफ और पेन साथ में लेकर बैठिएगा ताकि जब हम उत्तर लिखवाएं तो आप उनको लिख सकें, क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन तो मिल जाएंगे लेकिन उत्तर आपको बोलकर ही हम लिखाएंगे और आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, लौह खनिज और अलाह खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, लौह खनिज और अलाह खनिज में क्या अंतर है। उत्तर में नोट करिएगा, लौह खनिज और अलाह खनिज में निम्न प्रकार से अंतर है। ठीक है, लौह खनिज और अलाह खनिज में निम्न प्रकार से अंतर है। एक तरफ लिख लेना लौह खनिज और एक तरफ लिख लेना अलाह खनिज। ठीक है, एक तरफ लिख लेना लौह खनिज और एक तरफ अलाह खनिज। लौह खनिज साइड लिखिएगा। ये ऐसे खनिज अयस्क होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ये ऐसे खनिज अयस्क होते हैं, लौह खनिज साइड लिखिएगा एक नंबर डाल के। ये ऐसे खनिज अयस्क होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, इन्हें ही लौह खनिज कहते हैं। इन्हें ही लौह खनिज कहते हैं। अलाह खनिज साइड एक नंबर डाल के लिखिएगा। ये ऐसे खनिज अयस्क होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ये ऐसे खनिज अयस्क होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। उन्हें अलाह खनिज कहते हैं। उन्हें अलाह खनिज कहते हैं। दूसरा नंबर डालिएगा, लौह खनिज साइड लिखिएगा। लौह खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, लौह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकल शामिल है। टंगस्टन तथा निकल शामिल है। अलाह खनिज साइड लिखना दूसरा नंबर डाल के। अलाह खनिज में तांबा अयस्क, अलाह खनिज में तांबा अयस्क, टिन, जिंक, सोना, चांदी आदि शामिल है। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या हैं। ठीक है, अंतर लिखने को बोला है, प्रश्न नोट करिएगा और इसका उत्तर लिखिएगा। एक तरफ लिख लीजिएगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक तरफ लिख लीजिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, साधन का मतलब स्रोत ही होता है। ठीक है,
तो एक तरफ लिख लीजिएगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरे तरफ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत, ये ऐसे स्रोत हैं जो काफ़ी पुराने समय से चले आ रही हैं। ठीक है, परंपरागत का मतलब होता है लगातार, काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे जो स्रोत हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोल, है ना, ये काफ़ी पुराने हैं, विकसित भी हैं, सभी लोग जानते हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा में ऐसे स्रोत आते हैं जो अभी नए हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये अभी की नई ऊर्जाएं हैं। ठीक है, इसीलिए ये गैर परंपरागत हैं, क्योंकि ये नए हैं। इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं बच्चों, जैसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को और किस नाम से जानेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को किस नाम से जानेंगे? तो इसको नव्यकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो एक साइड परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखना और दूसरे साइड गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखना। ठीक है, एक नंबर पर लिखिएगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत साइड, एक नंबर डाल के लिखिएगा। परंपरागत ऊर्जा के साधनों का भंडार सीमित होता है। परंपरागत ऊर्जा के साधनों का भंडार सीमित होता है। इनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग करने के ये लायक नहीं होते। इनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोल। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत साइड लिखिएगा एक नंबर डाल के। ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनके भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। इनका हम एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होंगे। इनका हम एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, खनिज क्या है? खनिज क्या है? एक बात यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे, खनिज खन करके जो भी हमें मिलता है, जैसे हम अगर धरातल को खनते हैं, खनने के बाद हमें पत्थर मिला, कोयला मिला, डीजल, पेट्रोल, जो भी, यही खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिएगा, खनिज क्या है। उत्तर में खनिज हेडिंग करिएगा और लिखिएगा डिटेल में। वैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक तत्व है जो धरातल की खुदाई करने के बाद प्राप्त होता है। जो धरातल की खुदाई करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे हीरा, चूना, पत्थर आदि। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
ठीक है। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आंसर में नोट करिएगा। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम देश में खनिज की पूर्ति कर सकें, ताकि हम देश में खनिजों की पूर्ति कर सकें, क्योंकि खनिज भंडार कम है और उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि खनिज भंडार कम है और उनकी मांग दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारत में अधात्विक खनिज तथा अलाव खनिज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि भारत में अधात्विक खनिज और अलाव खनिज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा कृषि तथा जल संसाधनों के विपरीत खनिज संसाधनों को बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। खनिज संसाधनों को बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। खनिजों पर ही हमारे देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास निर्भर है। खनिजों पर ही हमारे देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास निर्भर है। इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा। भारत में सौर ऊर्जा विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, व्याख्या कीजिए। लिखिएगा उत्तर में, भारत में सौर ऊर्जा विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, इसके कई कारण हैं। भारत में सौर ऊर्जा विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण नोट करिएगा, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो भारत एक गर्मीला क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहाँ ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। जहाँ ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। अगला कारण है, सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों तथा लकड़ी की निर्भरता कम हो गई है। उपलों यानी ऊपरी और लकड़ी की निर्भरता कम हो गई है। आगे, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हमें अनेक प्रकार से सहयोग मिलते हैं, जैसे खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में, सड़कों पर रोशनी के लिए,
हमें ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न नोट करिएगा, कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं? कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं? उत्तर में लिखिएगा, सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। विभिन्न फास्फेट एनाटेज दंतमंजन में सहायक होते हैं। एनाटेज दंतमंजन में सहायक होते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, रैट होल खनन क्या है? रैट होल खनन क्या है? उत्तर में लिखिएगा, रैट होल खनन, हेडिंग डालिएगा और फिर डिटेल में लिखिएगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें, रैट होल खनन जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी चीज़ का जो है भंडार लगा हुआ है ना। अब जैसे कहने का मतलब वहाँ पर जो है तो कोयला भी रखा है, चूना भी रखा है, पत्थर भी रखा है। तो क्या करेंगे उधर, अब अपने को सबसे लास्ट में रखा है चूना, शुरू में कोयला और बीच में पत्थर। तो हम कोयला और पत्थर को कोलते हुए कहाँ पहुँचेंगे? चूने के पास, और चूने को लेकर आएंगे। वही है रैट होल खनन। ठीक है, लिखिएगा इसमें रैट होल खनन, इसमें डिटेल करिएगा। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि विशाल जमाव पाए जाते हैं। डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, जिन पर जोवाई और चेरापूंजी के परिवार, जोवाई व चेरापूंजी के कई परिवार के सदस्य, जिसमें जोवाई व चेरापूंजी में कई परिवार के सदस्य संकीर्ण सुरंग बनाकर कोयले का खनन करने लगते हैं। संकीर्ण सुरंग बनाकर कोयले का खनन करने लगते हैं। इसे ही रैट होल खनन कहा जाता है। इसे ही रैट होल खनन कहा जाता है। इसे ही रैट होल खनन कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, मैग्नीज तथा तांबे के उपयोग लिखना है। ठीक है, मैग्नीज तथा तांबे के उपयोग लिखिएगा। पहले मैग्नीज का उपयोग लिखिएगा, तो उत्तर में मैग्नीज हेडिंग करिएगा और फिर डिटेल में लिखिएगा मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात का मतलब होता है शीशा या कांच। विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, विनिर्माण का मतलब होता है कोई भी वस्तु को उत्पादित करना या बनाना, विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज का प्रयोग होता है। कीटनाशक दवाओं में, ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाओं में तथा पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबे का उपयोग लिखिएगा। तांबा ताप का सुचालक होता है, जिसके कारण
ताप का सुचालक होता है, जिसके कारण बिजली के तार बनाए जाते हैं तांबे के, तथा इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार बनाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा। अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर में नोट करिएगा। अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण क्षैतिज परतों के रूप में होता है। अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण या जमाव क्षैतिज परतों के रूप में होता है। क्षैतिज परतों के रूप में होता है। कोयला तथा अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण कोयला तथा अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक ऊष्मा व दबाव के कारण बनता है या होता है। लंबी अवधि तक ऊष्मा व दबाव के कारण होता है किसका? लौह अयस्क का निर्माण। ठीक है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज जैसे जिप्सम अवसादी चट्टानों में दूसरे श्रेणी के खनिज जैसे जिप्सम, पोटास, नमक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय बताने हैं। ठीक है, तो लिखिएगा। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय लिखिएगा, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय है खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी। खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोकना। खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोकना एवं चक्रीय उपयोग की विधियों का विकास करना। चक्रीय उपयोग की विधियों का विकास करना, उन्हें अपनाना। दूसरा उपाय है खनिज संसाधनों के संरक्षण का खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना। खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना एवं खनिजों के दुरुपयोग को या अपव्यय को रोकना। अपव्यय को रोकना तथा अज्ञात खनिज संपदा का सर्वेक्षण विधियों से पता लगाना तथा अज्ञात खनिज संपदा का नवीनतम सर्वेक्षण विधियों से पता लगाना। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ताप विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है?
ताप विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है? उत्तर में लिखिएगा, एक तरफ ताप विद्युत कर दीजिएगा और दूसरी तरफ जल विद्युत कर दीजिएगा। ठीक है, ताप विद्युत वाले में 1 नंबर डाल के लिखिएगा। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से होता है। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से होता है। जल विद्युत साइड 1 नंबर डाल के लिखना, इसका उत्पादन भंडारित जल से होता है। जल विद्युत का उत्पादन भंडारित जल से होता है। ताप विद्युत साइड 2 नंबर डाल के लिखना, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। जल विद्युत साइड लिखना, यह नव्यकरणीय संसाधन है। जल विद्युत साइड लिखना, यह नव्यकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत साइड लिखना, यह प्रदूषण फैलाते हैं। और जल विद्युत साइड लिख देना, यह प्रदूषण नहीं फैलाते। ताप विद्युत साइड लिखना, यह प्रदूषण फैलाते हैं, और जल विद्युत साइड लिखना कि यह प्रदूषण नहीं फैलाते। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज किस प्रकार की शैल समूहों में पाए जाते हैं? खनिज किस प्रकार की शैल समूह में पाए जाते हैं? आंसर में नोट करिएगा। खनिज निम्न प्रकार की शैल समूहों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में, खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों एवं बिदरों में मिलते हैं। खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों एवं बिदरों में मिलते हैं। खनिजों के छोटे जमाव को सिरा तथा बड़े जमाव को परत कहते हैं। खनिजों के छोटे जमाव को सिरा तथा बड़े जमाव को परत कहते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज परतों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज परतों में पाए जाते हैं तथा धरातलीय चट्टानों के अपर्दन से खनिज प्राप्त होते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपर्दन से खनिज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में तथा कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। और कुछ खनिज समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। और कुछ खनिज समुद्री जल से प्राप्त होते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम आदि।
बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिएगा। उत्तर में भारत में लौह अयस्क की 4 पेटियां निम्न हैं, जिनमें से पहली पेटी लिखिएगा ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा झारखंड पेटी लिखिएगा। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट, उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, जो मयूरभंज व केंदुझर जिले से प्राप्त होता है। दूसरा लिखिएगा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इसमें डिटेल करिएगा। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, जिनमें उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। जिनमें उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। अगला नंबर पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलूर। बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी। चिक्कमंगलुरु तुमकुरु पेटी, ठीक है। इसमें डिटेल करिएगा। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की भंडार सुरक्षित हैं। इसमें लौह अयस्क सबसे ज़्यादा, लौह अयस्क का निक्षेप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में माने जाते हैं। संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक माने जाते हैं। अगली पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी लिखना। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। इस पेटी में उत्तम प्रकार का लोहा नहीं पाया जाता। इसीलिए इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। इसीलिए इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।